नमस्कार, आज तारीख है 8 फरवरी और दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और मैं हूँ प्रेरणा। पॉडकास्ट में आज बात प्रधानमंत्री के संसद में दिए भाषण, तुर्की में आए भूकंप और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के शस्त्र से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते। विपक्ष के आरोपों पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, बोले 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ। अदानी के साथ संबंधों के आरोप पर मोदी ने नहीं दिया कोई जवाब। विपक्ष ने कहा सरकार कर रही है अदानी का बचाव। बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। पीएम के भाषण के विश्लेषण के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी होंगी लाइव। You won't return to help, this woman shouts at the police. You're lying. सुनवाएंगे तुर्की के अंताक्या शहर से खास रिपोर्ट, जहां भूकंप के बाद दूर दूर तक नजर आ रहे हैं केवल मलबे ही मलबे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की एक और दावेदार से भी मिलवाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज बिना किसी पूर्व सूचना के ब्रिटेन पहुंच गए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ज़ेलेंस्की का ये दूसरा विदेशी दौरा है। ज़ेलेंस्की अपनी इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी मुलाकात किंग चार्ल्स से भी होगी। गुरुवार को ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन समिट में हिस्सा लेने ब्रुसेल्स रवाना होंगे। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने युद्ध के बाद अपने पहले विदेशी दौरे में अमेरिका की यात्रा की थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका लगभग 3 साल तक दिवालिया हालात में रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की मरम्मत में अभी वक्त लगेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद से विक्रमसिंघे ने देश में भारी कर वृद्धि की है और IMF बेल आउट का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर लोकप्रिय होने के लिए नहीं बैठे, बल्कि उनके प्रयास बदलाव ला रहे हैं। मामा किसी भी टका करान बैरी दिए कियान्नी ने बाले वेनुएम बोरु कियान्नी ने। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया जो पूरा नहीं किया जा सकता और इस कुर्सी पर बैठने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। मैं फिलहाल बजट स्पीच में किए गए सभी वादों को पूरा करने में जुटा हूं। इसके जरिए हम अर्थव्यवस्था में कुछ स्थिरता लाने में सफल रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में रानिल विक्रमसिंघे ने तब श्रीलंका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी जब देश आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था। महंगाई चरम पर थी, खाने और तेल की भारी कमी थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तालिबान के 12 लड़ाकों को मार गिराया है। ये चरमपंथी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर रेड के दौरान मारे गए। पाकिस्तान के पेशावर में पिछले हफ्ते मस्जिद पर हुए हमले के बाद तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुए हैं। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि तालिबान ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि थाईलैंड में लगभग 300 बच्चों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में एमनेस्टी ने दावा किया है कि इनमें से कुछ बच्चे 13 साल के हैं और उन पर राजद्रोह और राजशाही का अपमान करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। अपने स्टेट ऑफ यूनियन के भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा है। बाइडेन बोले, मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये स्पष्ट कर दिया था कि हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं। मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा कि हम अमेरिका को ताकतवर बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं। हम अमेरिका में नई चीजों और उद्योगों में निवेश कर रहे हैं जो हमारा भविष्य तय करेंगी, लेकिन चीन की सरकार हावी होने पर जोर दे रही है। वहीं बाइडेन ने पुतिन पर बोलते हुए कहा कि हम उनकी आक्रामकता के खिलाफ खड़े हैं। नेटो सहयोगियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर हमने वो किया जो अमेरिका हमेशा सबसे अच्छे से करता है, हमने नेतृत्व दिखाया। जीवीके कंपनी के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट बेचने के लिए अदानी समूह या किसी और की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लगाए गए उन आरोपों से इनकार किया है जिसमें उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को देने के लिए जीवीके पर सरकार का दबाव होने की बात कही थी। वहीं न्यूजीलैंड के एक पायलट को इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में अलगाववादी लड़ाकों ने अगवा कर लिया है। उन्होंने पायलट को जान से मारने की धमकी दी है। अलगाववादियों की मांग है कि इंडोनेशिया पश्चिमी पापुआ प्रांत को स्वतंत्र घोषित करे।
नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। अभी आपने दिन भर की बड़ी खबरें, खास खबरें देश और दुनिया की क्या क्या रही प्रेरणा से सुना। आप जानते हैं हमारा ये पॉडकास्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 7:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, लाइव प्रसारित होता है bbchihindi.com के लाइव पेज के साथ साथ उसको आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर सुन सकते हैं। बाद में सुनना चाहते हैं तो गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पुराने पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, नई भी सुन सकते हैं। और आप सुनते रहिए। और आज के इस कार्यक्रम के थीम पर जो आप देख रहे हैं, संसद में अदानी पर पीएम मोदी की चुप्पी, इस पर आपका क्या कहना है? आप लगातार हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि जब हम इस बीच में आपके कमेंट्स पढ़ें तो आपका नाम उसमें शामिल हो। क्यों और मुझे उम्मीद है कि कई लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। आप जानते हैं उसके बाद सब नेता एक एक करके बोलते हैं। उनके बोलने से पहले प्रेरणा, हम सब वो भाषण देख रहे थे, सुन रहे थे, उनसे पहले कई नेता बोले, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी बोलने आए बीजेपी सांसदों ने नारे लगाने शुरू किए जय श्री राम के, और उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी की और कुछ नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण का वॉकआउट कर दिया। पीएम ने भी विपक्ष पर खूब निशाना साधा, जमकर निशाना साधा, और पहले हास्य कवि काका हाथरसी को कोट कर दिया। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। तो जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। और ये तो बस शुरुआत थी प्रेरणा। और अब जानते हैं लगातार विपक्ष जो है अदानी को लेकर उनसे बात कर रहा था, उनसे मांग कर रहा था कि जेपीसी लाओ, आप जानती हैं। कल खासकर राहुल गांधी ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की। अदानी समूह के जो पूरा विवाद है, माफ कीजिएगा, उस पर प्रधानमंत्री से 5 सवाल उन्होंने पूछे थे, जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल हम उस सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा आपने कहा कि काका हाथरसी को कोट किया, उसके बाद वो विपक्ष पर तंज करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष निराश है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और इसके पीछे कहा कि जो निराशा है उसके पीछे उनका, विपक्ष का अपना कार्यकाल है, और ये निराशा में रह रहे लोग इस देश की प्रगति को दरअसल स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई, वो 4 से 14 का जिक्र कर रहे हैं। लॉस्ट डिकेड भी उन्होंने उसको लॉस्ट डिकेड कहा, और कहा कि 2030 का जो डिकेड होगा वो इंडिया का डिकेड होगा। हालांकि मोदी से विपक्ष को जो उम्मीद थी अदानी पर वो बोलेंगे, लेकिन मोदी ने पूरे भाषण में ना तो विपक्ष के किसी नेता का नाम लिया, ना अदानी का नाम लिया। हमारे साथ इस टाइम टेलीफोन लाइन पर राजनीतिक मामलों की जानकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा जी, स्वागत है आपका दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। पहले तो ये बताएं कि क्या भाषण जो था प्रधानमंत्री का वो उस अनुरूप था जिस अनुरूप अपेक्षा की जा रही थी? देखिए, लोग इंतजार कर रहे थे। कल जो प्रहार किया राहुल गांधी ने संसद में सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, अडानी को लेकर, गौतम अडानी कि किस तरह से उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया, अकाउंटिंग में फ्रॉड था, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिसका उजागर किया था। उसके बाद सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब जवाब देंगे तो क्या, कैसे देंगे। तो मैं अभी पार्लियामेंट से आ रही हूँ। दो चीजें लोग कह रहे हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ही सरकार ने जैसे पल्ला झाड़ लिया अडानी इश्यू पे, बिल्कुल नाम भी नहीं लिया, ना कोई उन आरोपों का जिक्र किया, ना जवाब दिया, और काउंटर प्रहार किया। राहुल के ऊपर नाम नहीं लिया उनका, और कांग्रेस के ऊपर 4 से 14 कांग्रेस का फ्यूचर के आगे जाके हार्वर्ड ही नहीं, जिसका जिक्र राहुल ने किया था, वो बाकी भी यूनिवर्सिटीज शोध करेंगी कि कांग्रेस का डिक्लाइन और डेथ कैसे हुआ था।
तो ये जो हुआ, बस मोटा मोटा जो सामने चीज आई है कि पल्ला झाड़ना ही सरकार की रणनीति रही है। उन्होंने सेबी पे छोड़ दिया, आरबीआई पे छोड़ दिया, जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। दूसरा, जो कई लोगों ने जो दोनों तरफ के लोग हैं, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के, उन्होंने ये कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, कि बहुत दिनों के बाद पार्लियामेंट में जान आ गई थोड़ी। जी। कल जैसे कि राहुल गांधी ने सरकार को धोया, हाँ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। लेकिन नीरजा जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि मोदी की चुप्पी तो रही, अदानी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो कुछ तंज जरूर कसते रहे और कुछ बातों पर उन्होंने इनडायरेक्टली जवाब दिया और ये भी कहा कि उनके पीछे जो है वो 140 करोड़ जनता का साथ है, सुरक्षा कवच है। तो इसे क्या समझा जाए? ये उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या उन्होंने एक तरीके से खंडन किया है उन आरोपों का? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते खंडन, पर उन्होंने ये तो कहा, बार बार कहा कि अगर लोगों के हाथ में ये दे रहे हैं, हम अन्न दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या लोग क्यों हमारी खिलाफत करेंगे? तो ये तो बहुत जम के उन्होंने बोला, मतलब इलेक्शन मैं जीतता हूँ, इलेक्शन आप नहीं जीत रहे हैं, आप जो मर्जी कर लो। मतलब ये था इशारा कि 2024 में भी मैं ही जीतने वाला हूँ। वो कॉन्फिडेंस दिखाया, जैसा आपने कहा ना कि 30 का दशक इंडिया का दशक होगा और 100 साल इंडिया की जो इंडिपेंडेंस होंगे, है, अमृतकाल जिसको कहा जाता है, अमृतकाल, और वो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और विपक्ष के लोगों को इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, या विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक बात बताएं नीरजा जी कि पीएम बार बार मतलब कह रहे थे, एक बात उन्होंने कही कि 9 साल विपक्ष ने आलोचना की जगह अपमान में गुजार दिए, यानी वो लगातार मेरा अपमान करते रहे। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि आलोचना तो हुई, आलोचना बार बार हुई, क्या प्रधानमंत्री मोदी उस आलोचना को अपमान के तौर पर लेते रहे? क्या ये व्यक्तिगत नहीं है? हाँ, ये बहुत अजीब सा था जो उन्होंने कहा कि मतलब आलोचना करिए, उससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन विपक्ष तो आलोचना ही कर रहा है और उसमें अपमान की तो बात नहीं है। तो उन्होंने, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने उसको अपमान की तरह ही लिया है और पर्सनल ढंग से लिया है। ये बात सही है, कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के भाषण में नीरजा जी 2 चीज़ों का जिक्र बार बार होता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी समूहों का। तो क्या इसे आने वाले चुनावों के मद्देनजर साधा हुआ भाषण के तौर पर देखा जाना चाहिए, पूरे भाषण को अगर हम देखें तो? देखिए, वो तो बात सही है, वो नड्डा जी तो अब जा ही रहे हैं, वहाँ थे आज और त्रिपुरा जाने वाले हैं और सब कुछ झोंक देंगे। जो पहले त्रिपुरा है और फिर नागालैंड है, फिर मेघालय में चुनाव हैं, बाद में और चुनाव होने जा रहे हैं। तो वो तो हर अपॉर्चुनिटी को, हर मौके को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर देते हैं और वो इलेक्शन जीतना भाजपा की तो बहुत बड़ी मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है। तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल उनके रेडार पे है और आदिवासी, जिस तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का बार बार उन्होंने जिक्र किया कि ऑपोजिशन ने उनकी भी तौहीन की, जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया अभिभाषण का जी। तो दोनों चीजें, ट्राइबल्स भी, दलित भी, नॉर्थ ईस्ट भी, वो उनकी नजर में है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आखिर ये जो चुप्पी है प्रधानमंत्री मोदी की या सरकार की, या फिर वापस पलटवार करना अदानी के नाम पर कि हमको आप घेर रहे हैं, लीजिए हम आपको घेरते हैं, हम बोफोर्स खोलते हैं, हम उन फाइलों को खोलते हैं जो 2G स्पेक्ट्रम की थी, है ना, कोल घोटाले की थी। तो ये चुप्पी की वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार खुद को घिरा हुआ पा रही है, इस वजह से वापस पलटवार कर रही है? और अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष अब किस तरह से उनका जवाब देगा? देखिए, ये घोटालों का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया आज जब यूपीए की बात की। तो मतलब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था, तो आप कहाँ थे? आप 2G में घुसे हुए थे।
न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो आप कहाँ थे कैश फॉर वोट की बात की। तो उन्होंने घोटाला को स्पेसिफिकली घोटालों का जिक्र किया। तो ये भी काउंटर प्रहार है कि आप ये कह रहे हैं तो हम भी करेंगे, और उपलब्धियां गिनाई कि हमने ये किया जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर होने वाली है। अब क्या वो केसेस खुलेंगे? ईडी का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि ईडी ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया कर दिया जो कि पहले नहीं हो पाया, तो उसकी बड़ी उपलब्धि है ईडी की ये जी। तो देखिए, अटैक काउंटर अटैक, और ये अडानी का जो घोटाला सामने आ रहा, कथित घोटाला, वो मेरे ख्याल 9 साल में सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है इनके लिए। और चीजें हुई हैं, नोटबंदी हुई, जीएसटी में बिखराव हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? मुझे, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि अपने आप को डिस्टेंस करके डैमेज कंट्रोल करेंगे। जी, मैं वही बोल रहा था कि सीधा हमलावर तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हुए, और सीधा हमलावर केवल विपक्ष होता रहा, तो आखिरी बात जाती कहाँ तक है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी नीरजा चौधरी, बता रही थी। और वैसे प्रेरणा शाहिद के साथ आप लगातार शो कर रहे हैं, मेरे साथ काफी दिनों के बाद अंजुम शो कर रहे हो, तो मेरा नाम भूल गए जी। वो एक लिसनर्स कहेंगे एक बार ये मैंने सारिका को प्रेरणा कह दिया था, ये प्रेरणा को शाहिद कह दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है आखिर दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में जी। तो राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बहुत कुछ कहा, और जिस हम डायरेक्ट हमलावर होने की बात कर रहे थे, एक बार वो क्लिप सुन लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, how many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, Adani ji ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? तो ये राहुल गांधी का भाषण था। हालांकि जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया प्रेरणा आज, कहा कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको हटा दिया गया है। कुछ और लोगों ने भी ट्वीट किया, हालांकि औपचारिक तौर पर ऐसा कुछ अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी चूंकि पुष्टि नहीं हुई है इसलिए हमने वो रेफरेंस के तौर पर सुना दिया। और भाषण का कौन सा हिस्सा हटाया गया है हमें ये भी नहीं पता, है ना। तो आपने अंजुम राहुल गांधी का भी, जो राहुल गांधी की आवाज़ माफ़ कीजिएगा, वो सुनाई। इसके बाद जो है, आज जब मोदी का भाषण हुआ तो मोदी ने इस पर कोई कुछ जवाब नहीं दिया, हमने इस पर बात भी कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास लोगों का सुरक्षा कवच जो है वो मौजूद है, जिसे भेदा नहीं जा सकता। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है, और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। तो भेद नहीं सकते हो। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही थी कि मोदी कोई अखबार की सुर्खियों से नहीं बना है। ये जो कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, क्या ये आरोपों का खंडन है? अगर कोई अभी जुड़ा है तो वो वापस इस पॉडकास्ट को बाद में सुने। और ये सवाल हमने नीरजा चौधरी से पूछा था। और इस कॉन्फिडेंस से अंजुम एक सवाल ये भी, और एक चुनौती विपक्ष के सामने भी खड़ी होती है, जैसे कि नीरजा जी बोल रही थी कि बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि अब इन आरोपों के साथ वो कैसे डील करेगी, लेकिन विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि इस मुद्दे को वो कितना भुना पाती है। क्या चुनावी मुद्दा ये बन पाएगा? तो अब आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इस पर बाकायदा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जो हमने सवाल पूछे थे उसका तो उन्होंने जवाब कहीं दिया ही नहीं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं।
तो ये तो पूरा का पूरा आज दिन भर पूरा दिन पूरी खबर जिस पर फोकस था वो पूरी बात थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बात थी, राहुल गांधी की बात थी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूरा विश्लेषण था। और अब आप सबके लिए एक सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ। चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये चौथा साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो जितने लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो लगातार, अगर आप चुनना चाहते हैं किसी को तो कमेंट बॉक्स में, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, पिंड है, उस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। आगे आपको सुनवाएंगे। आगे जानेंगे BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की तीसरी महिला दावेदार पहलवान विनेश फोगाट के बारे में। तुर्की और सीरिया के का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर आपकी टिप्पणियों पर डालते हैं एक नज़र। जी, तो मेरी नज़र YouTube के कमेंट्स पर है अंजुम, और कई लोग हैं हमें सुन रहे हैं। पंकज सिंह हैं, महेश गुरनानी हैं, कुमार मोहन हैं, जगदीश राय हैं, वहीं पंकज सिंह हैं, शंभू शरण हैं, दयाराम मोची हैं, मदन लाल लंबोरिया लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश की साख व इज्जत से जोड़कर अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। देखते और सुनते रहिए, ऐसा कुछ वो एक तरीके से तंज कर कस रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, पीरदान बनीवाल हैं, जावेद खान, समीर, फ्रेड इंडी और मोहम्मद अकबर कह रहे हैं अंजुम साहब एक शेर हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत शेर संसद में पढ़े हैं, तो आज उन्होंने बाकायदा बहुत सारे लोगों के, दुष्यंत कुमार का एक बहुत ही मशहूर उन्होंने शेर पढ़ा। आप एक बार प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ में उसको वापस जाके सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमें सुनते रहिए और आगे बढ़ते हैं तुर्की और सीरिया की ओर। जी, और हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तुर्की और सीरिया जो कुदरत के कहर को झेल रहे हैं। और सोमवार को आए भीषण भूकंप के बाद अंजुम राहत बचाव कार्य का ये दूसरा दिन है जब हजारों बचाव कर्मी बेजार मौसम में घटनास्थल पर तैनात हैं। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 11,000 के करीब लोग जो है उनकी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। और यहाँ मंगलवार को ही राष्ट्रपति एर्दोआन ने 3 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है, आप जानती हैं। और इस खौफनाक मंजर के बीच BBC संवाददाता क्वेंटिन सोमरविल तुर्की के दक्षिणी शहर अंताकिया पहुंचे, जहां आफ्टर शॉक्स की वजह से जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट। अंटाकिया में हथौड़े और कुदाल की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तुर्की का ये शहर और पूरा देश शोक में डूबा है। मलबे में दबे लोग इन्हीं लोगों की कोशिशों पर निर्भर हैं। This was a 6th floor. ये 6 मंजिला रिहायशी इमारत थी। हर फ्लोर पर लोग रहते थे। 10 मिनट पहले ही उन्हें यहाँ एक आवाज सुनाई दी है, तो अब यहाँ मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। उन्हें अंदर एक व्यक्ति और एक बच्चा फंसा हुआ नजर आया। उन्हें फिर आवाज सुनाई दी है और इसलिए वो खामोशी से उसे दोबारा सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें और एहतियात के साथ खुदाई करनी होगी, लेकिन देर हो चुकी है और दोनों ने दम तोड़ दिया है। अंदर और भी लोग फंसे हुए हैं और समय तेजी से बीतता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? We are going to find the live ones. We will look for them. 5 लाख की आबादी वाले अंटाकिया शहर में भूकंप से तबाह होने से बची शायद ही कोई जगह हो। ये शहर लगभग पूरा तबाह हो चुका है। पूरे अंटाकिया में यही मंजर है। यहाँ कोई 1-2 इमारत नहीं गिरी हैं, बल्कि यहाँ पूरा शहर ही टूट चुका है।
यहाँ मलबे पर चढ़े ये लोग जिंदा बचे लोगों की आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भूकंप को आए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और गुजरते हर पल के साथ मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने के आसार भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। ये महिला पुलिस से चीख कर कह रही है कि तुम वापस नहीं आने वाले, और उनका इस तरह चले जाना इस महिला को मंजूर नहीं। इस महिला जैसे और भी लोग हैं। इनका पूरा परिवार ही उनके पीछे इस मलबे में दबा हुआ है। ये पूरी रात मलबे में दबी अपनी बहन से बात करते रहे, लेकिन 6 घंटे पहले उनकी आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो कल से यहाँ हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान राहत कर्मी पास से ही गुजरते रहे। उन्हें अब भी जीवित बचे लोगों की तलाश है, जो बहुत कम बचे होंगे, जैसे कि ये। उन्होंने बताया कि वे 36 घंटे से फंसे हुए थे और उम्मीद का दामन छोड़ चुके थे। यहाँ चारों ओर लाशें ही लाशें हैं और तेजी से बीतता एक एक पल उम्मीद की कड़ियां तोड़ रहा है। तो तुर्की से एक खास रिपोर्ट थी जिसे आपने सुना विदित मेहरा की आवाज़ में, और ये थी बीबीसी संवाददाता क्वेंटिन सोमरविल की रिपोर्ट। तो ये तो तुर्की की बात हुई अंजुम, लेकिन सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया में हालात बदतर हैं। सीरियाई सरकार ने यूरोपियन यूनियन से भी मदद की अपील की है। यूरोपीय कमीशन ने बदले में भरोसा तो जताया है, पर कहा है कि बशर्ते सीरियाई सरकार उन इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने पर प्रतिबंध न लगाए जहां सीरियाई लड़ाके रहते हैं। बिल्कुल। और अब सीरिया से सीधा वापस आते हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की ओर, और इस सूची में 5 दावेदार हैं और इस अवार्ड का ये चौथा साल है। आप जानती हैं प्रेरणा, हमारे तमाम दर्शक जानते हैं, हर साल वोट करते रहते हैं। तो 5 दावेदारों में से एक महिला पहलवान है जिनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं, दावेदार भी हैं इस अवार्ड की। और परिवार की सभी बेटियों को रेसलर बनाने का सपना उनके पिता के बड़े भाई का था प्रेरणा, और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। जी, फिल्म बन चुकी है। और रियो ओलंपिक में विनेश भारत को मेडल दिलाने वाली उम्मीदों में से एक थी, लेकिन घुटने की चोट लगी और वो उम्मीद जो है टूट गई थी। 2020 में कोरोना से उन्होंने जंग भी लड़ी थी। और विनेश बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की नॉमिनी है, जैसा हमने कहा। ऐसे में उनके खेल के सफर को उन्हीं से जानते हैं। किसी को नहीं पता होगा कि मैं किस चीज से टूटती हूँ जल्दी से। वो मेरी खुद की लड़ाई है। मैं टूटती हूँ और वह जुड़ती हूँ, वो खुद के लिए करती हूँ मैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने खुद को बार बार साबित किया है। घर की बेटियों को पहलवान बनाना उनके ताऊजी का सपना था। ताऊजी के दिमाग में आइडिया आया कहीं से। एक के बाद एक लड़कियां हमारे घर में पैदा हो रही थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए उस चीज़ को लेकर। उनका थिंकिंग ऐसा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़कियां काम करे, जाके किसी शादी कर दी, बच्चे हो गए या काम करें। डेस्टिनी शायद भगवान ने हमारी लिख रखी थी। पिता की मौत के बाद विनेश की परवरिश बचपन से माँ ने अकेले ही की। पापा की डेथ हो गई, उसके बाद में काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अब गांव के लोग भी बोलने लगे थे कि ये बड़ी हो रही हैं अभी, तो आप इनकी शादी का सोचो, क्योंकि आप अकेले आप मदर हो। लेकिन मम्मी का भी था कि इतने साल तक अगर मेहनत की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह ही मतलब घर का काम करे। विनेश 5 साल की थी ने दूध खाड़ा के अंदर बेच दी थी। फिर मेरे न्यू आत्मा में न्यू होगी ठंडी, भाई इतना कष्ट लिया तो आज मान फल मिल गया। बेटियां ने ऊंचा नाम देश का भी, गांव का भी, हमारा भी, आपका भी। ऐसी बेटी भी सबके जन्मो बेटी। रियो ओलंपिक में चोट के कारण विनेश को बाहर होना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में पदक अब उनका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन टोक्यो में हार ने विनेश को अंदर से तोड़ दिया। पहले तो गुस्सा होती थी इस चीज़ पे, कि फ्रस्ट्रेशन होता था कि हाँ कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा लक ही ख़राब है, ऐसे सोचती थी। लेकिन अभी कि ये जर्नी है, ये सभी के साथ हो रहा है। रियो के बाद एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि गया, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। पर 2022 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद विनेश ने दिखाया कि वो अंदर और बाहर से कितनी मजबूत हैं। आई थिंक मेरा खुद पे विश्वास काफ़ी है कि कुछ भी हो जाता है तो मुझे इतना पता है कि मैं निकल जाऊँगी या कर जाऊँगी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि ये क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहलवान बना देंगे। तो और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते हैं, वो डालते हैं। तो वो चेंज हमारा मेडल से बड़ा है कहीं ना कहीं। अगर हम लड़कियों के लिए या अपनी रेसलिंग के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो वो मेडल से कम नहीं है।
नेहा शर्मा और प्रेम भूमिनाथन के साथ वंदना, BBC न्यूज, लखनऊ। तो ये थी विनेश फोगाट की जर्नी और BBC स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर में वो एक दावेदार हैं। और चलते चलते आप वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके, और आप चाहें तो उनके बारे में bbchindi.com के पन्ने पर भी लिख सकते हैं। और चलते चलते आज है 8 फरवरी की तारीख और आज होता है शहनशाह I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're... मैं आज इतना ही। स्टूडियो की जिम्मेदारी थी अजीत सारथी के हाथों में। नमस्कार। कल हो गया, कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे साथी अंजुम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।